बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है, धमाकेदार खबर है और ये अमेरिका से आई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की कुछ खास तफसीलात जानते हैं इमरान रियाज खान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है, धमाकेदार खबर है और ये अमेरिका से आई है। और जिन्होंने ये खबर दी है, ये दो लोग हैं। इन्होंने इसके ऊपर तहकीकात की हैं, रायन ग्रिम और इनके अलावा मुर्तज़ा हुसैन। इन्होंने पहले भी बहुत सारी खबरें दी हैं और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। अभी जो इन्होंने खबर दी है, इसने हिलाकर रख दिया पूरे सिस्टम को। और ये क्योंकि अमेरिकन मीडिया है तो अमेरिका में इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत होगा। और ये खबर जो उन्होंने दी है, उन्होंने दावा तो ये किया कि उनकी सोर्सेज से बात हुई है। अब ये खबर क्योंकि रायन ग्रिम की है और मुर्तज़ा हुसैन की है, तो जो भी कार्रवाई करनी है, मेरी गुजारिश होगी एस्टेब्लिशमेंट से और सारों से उन्हीं के खिलाफ जाके कर लें। और उनके मुल्क के अंदर तो बड़े ज़बरदस्त कवानीन है, आप जाके केस करके उनसे बहुत सारा पैसा भी ले सकते हैं कि आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाए। आपको बता देता हूं कि अमेरिकन मीडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो खबर लिखी है वो एक्चुअली क्या है। उन्होंने कहा जो अफशा हुई है मालूमात, उनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी फौज ने एहतजाज पर वहशियाना क्रैकडाउन का मंसूबा बनाया था, जिसमें लाइव फायर और उसके बाद कवर अप शामिल था। लाइव फायर कहते हैं कि जो रियल बुलेट होती है जिससे फायर करते हैं बंदा मर जाता है, वो वाली। और कवर अप का मतलब है बाद में जो कुछ भी हुआ, जो सीन था उसके ऊपर से सारे सबूत मिटा देना, उसे कवर अप कहते हैं। मैं आसानी के लिए आपको बताता जाऊंगा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान आर्मी ने नवंबर में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हामियों के खिलाफ एक मोहल्ले किस्म का क्रैकडाउन करने का मंसूबा बनाया था। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज के अंदर एक जरिया है को बड़ा तगड़ा, उसके जरिए से उनको ये मालूमात मिली है और दूसरे जरिए ने उस मालूमात की तस्दीक भी की है, यानी काउंटर चेक किया उन्होंने। उनके मुताबिक हुकूमत के मल्टी स्टेज प्लान के इंकशाफात, वो कह रहे हैं जो चीज़ें हमें पता चली है वो ये है, इसमें कम्युनिकेशन को ब्लैकआउट करना था, स्नाइपर्स तैनात किए गए, आंसू गैस से मुसल्ला फौजी तक का मामला, और फिर इस्लामाबाद के दिल के अंदर नाकाबंदी की गई है हिकमत अमली के साथ, और लाइव गोला बारूद का इस्तेमाल भी शामिल था। यह जाहिर करता है कि पाकिस्तान की फौजी हुकूमत अपने हामियों के बारे में किस हद तक खतरे की घंटी महसूस कर रही है। ये जो हुकूमत बनी हुई है, इसको मिलिट्री की बैकिंग है और ये कैसे अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो इमरान खान की है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई। और फिर उन्होंने कहा कि फिर भी एक ही वक्त में ज़राए की तरफ से जो उनको इतलात मिली है उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई के इम्कान की वजह से वो अपना नाम जाहिर नहीं कर रहे। जो भी सोर्सेज हैं वो नहीं बता रहे कि उनका नाम क्या है। और लेकिन हुकूमत ने बार बार इनकार किया है कि कोई किसी किस्म का इस तरह का जो ऑपरेशन, जो तफसीलात आप कह रहे हैं, वो ऐसे नहीं हुआ। और ये चीज़ जाहिर करती है कि हुकूमत को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो इख्तिलाफ राय को कुचलने की ताकत रखते हैं। उनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, वो इख्तिलाफ राय की सलाहियत को कुचल सकते हैं और वो तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ देंगे। उन्होंने कहा जी कि इसी किस्म का खाका छपा है बाकी सारी जितने भी सोर्सेज से खबरें आई हैं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुजाहिरों की कॉल दी थी। यहाँ पे फैक्चुअली गलत है, वो 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, लेकिन 26 को क्योंकि वो सारा इंसिडेंट डी चौक में सानिया हुआ तो इस वजह से 26 नवंबर सबके दिमाग में है। तो उन्होंने कहा जी कि उनकी कॉल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों इमरान खान साहब के हामी पीटीआई के इस्लामाबाद पहुंचे। तमाम रुकावटों को उन्होंने अबूर किया। उन्होंने जो कार्गो कंटेनर थे रस्ते में उनको भी हटाया, इंटरनेट की बंदिश का सामना किया और आंसू गैस की शेलिंग का सामना किया। और एक जो क़यादत कर रही थी वो इमरान खान की एहलिया थी और दूसरे अली अमीन गड्ढापुर थे, वो क़यादत कर रहे थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। और ये 4 सूबों में से एक सूबा है जहाँ पे इमरान खान साहब की पार्टी ने हुकूमत बनाई है। फिर उन्होंने कहा जी कि व्हाट्सअप जैसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी बंद रही उस दिन और फौज को दारुल हुकूमत में बुलाया गया, उसे ब्लैंकेट शूट ऑन साइट के इख्तियार दिए गए, यानी फौज को। और ये रिपोर्ट पाकिस्तान में हुआ है कि शूट एट साइट के आप गोली चलाएंगे अगर चीज़ें हाथ से बाज जाती हैं, तो उनको ये ऑर्डर मिल गए थे। ये यहाँ पे भी दावा किया जा रहा है। फिर हुकूमत ने दावा किया था कि मुजाहिरीन इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन 26 नवंबर की शाम तक वो इस्लामाबाद के दिल में पहुंच चुके थे और मरकजी डी चौक से सिर्फ चंद फुट के फासले पर थे। पाकिस्तानी हुकूमत का जो एक अलामती दिल बना हुआ है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी फौज के राय के मुताबिक इस वक्त हुकूमती मिशन मुजाहिरीन को डी चौक पहुंचने से पीछे हटाना था और पाकिस्तान की फौजी हमायत याफ्ता जो हुकूमत है, ये उसके दिफा के लिए एक आखिरी आप समझे रुकावट थी। वो चाह रहे थे यहाँ तक वो ना आए। अच्छा जी, इस इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए ठोस शवाहिद फराहम करने वाले जरिए के मुताबिक, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से उन्होंने पूछा, तो बता रहे पाकिस्तान के ताकतवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर 25 नवंबर की सुबह पाकिस्तानी फौज के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की गई थी। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है कि जनाब आर्मी चीफ की क़यादत में जो मिलिट्री ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तानी फौज का, उसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई मनसूबाबंदी की गई थी। मनसूबे के तहत जिना एवेन्यू डी चौक के सामने की मरकजी सड़क को घेरे में लिया जाएगा, जिसमें शिपिंग कंटेनर्स के ढेर एक रुकावट के तौर पे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी कमांडोज के बारे में वो बात करें, उनके स्नाइपर्स को छतों पर तैनात किया गया, जबकि नीम फौजी यानी रेंजर्स जो है दस्ते उनके जो है वो राइफलें लेकर आंसू गैस के गोलों से लेस पुलिस के साथ सड़क के किनारे गश्त कर रहे थे। जैसे ही इस्लामाबाद में रात पड़ी, हज़ारों की तादाद में पीटीआई के हामी जिना एवेन्यू पर जमा हो गए।
जो डी चौक से महज एक पत्थर के फासले का मतलब ये कि पत्थर आप फेंके तो जितनी दूर जाता है इतने फासले पर थे वो। हाईकमान के अहकामात वादे थे, मुजाहिरीन को हर कीमत पर डी चौक पहुंचने से रोके। जराये ने बताया कि इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए फौज ने कसीरुल जहती नुक्ता नजर का इस्तेमाल किया। पहला मरहला इंतशार और खौफ के बीज बोने का था, लोगों को डराने का था। जिना एवेन्यू के अतराफ की रोशनियां बुझा दी गई, जिससे इलाका तारीकी में डूब गया। उसी वक्त पाकिस्तान की जो है वो एक एजेंसी और उनकी टीमों ने मवासलाती नेटवर्क को जाम करने का इशारा दे दिया। इंटरनेट जाम हो गया, पूरी तरह से मवासलात राब्ते कट गए, जिससे मुजाहिरीन की एक दूसरे और बैरूनी दुनिया से बातचीत करने की सलाहियत मुअस्सर तरीके से मुनक़ता हो गई। ज़राए के मुताबिक ये ब्लैकआउट मुजाहिरीन के हौसले पस्त करने और इनके हौसले पस्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, डराने के लिए, परेशान करने के लिए किया गया था। जैसे ही हुजूम को परेशानी ने अपनी लपेट में लिया, ऑपरेशन का दूसरा मरहला अमल में आया और मुख्तलिफ सिमतों से आंसू गैस को बहुत तेज़ी से फायर करने का हुक्म दे दिया गया और दम घुटने वाले धुएं ने घबराहट में मुब्तला मुजाहिरीन को भागने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं ये नुक्ता आगाज़ था। इसके बाद क्या हुआ, वो कह रहे हैं सोर्सेज के मुताबिक फिर उसके बाद रियल फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई। भारी असॉल्ट राइफल फायर भी इसमें शामिल है। भागने वाले हुजूम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। स्नाइपर जो छतों पर हिकमत अमली के साथ खड़े थे उन लोगों को निशाना बनाते थे जिन्हें दुश्मन या धमकी में समझा जाता था। ज़राए ने बताया कि बहुत से लोग भाग गए। जब इब्तदाई ब्रस्ट स्प्रे किया गया तो लोग भागे। ये गैर यकीनी है कि किसने लोगों पर भारी मशीन गन से फायर करने का हुक्म दिया। अभी ये इस बारे में कह रहे हैं कि ये उस वक्त किसने मौके पर हुक्म दिया गया भारी हथियारों से फायर कर दें लोगों के ऊपर, इस बारे में वो कह रहे हैं ये गैर यकीनी है। इमरान खान की बहन अलीमा खान के बारे में उन्होंने लिखा कि वो मौके पर मौजूद थी और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ड्रॉप साइट को बताया कि आंसू गैस के साथ साथ शूटिंग की भी तफसील बताई। उन्होंने कहा कि जब मुजाहिरीन अंधेरे में डूब गए तो करीबी कारों ने निशाना बनने से बचने के लिए अपनी लाइटें बंद कर दी और मुकम्मल अंधेरा हो गया और मोबाइल फोन भी बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि नौजवान मुजाहिरीन ने आंसू गैस के जो गोले गिर रहे थे उन्हें उठाकर वापस फेंकने का काम किया, जबकि जो बुजुर्ग मुजाहिरीन थे वो उनके ऊपर कपड़ा डाल रहे थे, उनको ढांप रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि रैली सारा दिन ऐसे लगता था जैसे एक त्यौहार की तरह आगे जा रही है, लोग बिल्कुल पुरअमन थे। मुजाहिरीन के साथ उनके बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने पुरतशद्दुद होने का कोई इरादा किसी मौके पर जाहिर नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ लिखा है कि इस ऑपरेशन के दौरान दरमियानी ऊंचाई पर उड़ने वाले जो ड्रोन्स हैं जिनके पास थर्मल इमेजिंग की सलाहियत मौजूद है। थर्मल इमेजिंग कहते हैं ये जो ऐसा ड्रोन जो नीचे अगर अंधेरा भी है ना तो वो इंसानी बॉडीज को दिखाता है। ये बॉर्डर पे इस्तेमाल किया था, इंडियन अमेरिकन ने बहुत इस्तेमाल किया, इंडियंस के पास भी, हमारे पास भी है। ये ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी अंधेरे में भाग रहा है तो उसकी वो रेड कलर का उसमें नजर आता है, वो पता चलता है यहाँ बंदा जा रहा है और उसका पूरा एक हैवला नजर आता है। तो इस तरह से वो थर्मल ड्रोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने क्लेम किया कि वो भी छोटे ड्रोन जो है वो लाइव निगरानी के लिए वहाँ पे मौजूद थे, जो देख रहे थे और ऑपरेशन के कमांड सेंटर में जो कत्लेआम हो रहा था उसकी रियल टाइम फुटेज वहाँ पे जा रही थी। फिर सोर्स ने बताया, जो सोर्स इनको बता रहा है वो ये कह रहा है कि तकनीकी नुक्ता नज़र से उसने इशारा किया कि क्रैकडाउन पहले से शुरू कर दिया गया था। फिर एक और चीज़ उन्होंने कही कि ऑपरेशन के आखिरी मरहले में एक तेज़ और मुकम्मल सफाई शामिल थी। यानी पहले ये हुआ कि आंसू गैस की शेलिंग हुई, फिर डायरेक्ट फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में लोग जो है वो वहाँ पे शहीद भी हुए और जख्मी भी हुए। ये इस तरह की कहानी बता रहे हैं और ये सारे मनाजर वो कह रहे हैं ये कंट्रोल रूम था जहाँ पे देखे जा रहे थे और ऊपर कोई ड्रोन भी उड़ रहा था, ये उनका क्लेम है। अच्छा, उसके साथ उन्होंने कहा कि जी उसके बाद एक सफाई करनी थी उस पूरे जाए वकुआ की। तो जैसे ही फायरिंग बंद हुई तो उन्होंने ISI के यूनिटों को जिना एवेन्यू रवाना कर दिया गया ताकि तशद्दुद के तमाम निशानात को मिटाया जा सके और इसमें शामिल था कि लाशों को हटाया जाए, जो शेल्स हैं उनको हटाया जाए, खोखे शोखे वहाँ से हटाए जाए और कोई दूसरा सबूत जो वहाँ पे मौजूद है वो वहाँ से हटाया जाए और जो पुरअमन मुंतशिर होने के हुकूमती बयानिए से मुतसादम हो सकता है। यानी उन्होंने कहा हुकूमत कह रही है जी बड़े पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए, हमने इनको आराम से वहाँ से निकाल दिया, लेकिन हुकूमत के बयानिए से मुतसादम जितनी चीज़ें थी, जो सबूत थे, वो सारे वहाँ से मिटा दिए गए। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सोर्स ने हमें चीज़ें बताई हैं वो आज़ाद ज़राए से मौसूल होने वाली बहुत सारी दीगर रिपोर्टों के साथ भी मुताबिकत रखती हैं। उन्होंने फिर मीडिया के बारे में बताया कि NRK जैसे बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट की जो रिपोर्ट है वो भी इससे मुताबिकत रखती है। हजूम में स्नाइपर की फायरिंग और जिंदा गोला बारूद के इस्तेमाल के खौफनाक मंजर की तफसीलात पहले भी मौजूद हैं और तिब्बी पेशावर अफराद ने BBC और द गार्डियन, यानी डॉक्टर्स आते हैं, उन्होंने BBC और गार्डियन से गुमनाम तौर पर जो बातचीत की है उसमें उन्होंने बताया कि लोग गोलियों से जख्मी हुए हैं और जो शहीद हुए हैं वो भी गोलियों से हुए हैं। शवाहिद को छुपाने की कोशिशों की तस्दीक हुकाम की जानिब से तिब्बी रिकॉर्ड जब्त करने और तिब्बी अमले पर खामोश रहने के लिए दबाव डालने की इतलात से होती है कि अगर शवाहिद छुपाने हैं तो मौका वारदात पे भी छुप रहे हैं और अस्पतालों का रिकॉर्ड भी गायब किया जा रहा है, ये भी ये कह रहे हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्नाइपर्स को तैनात किया गया, वहाँ पर एक ऐसी वीडियो भी आई जिसमें एक जो है वो बंदूक छीन कर मुजाहिरीन लेकर जा रहे हैं और ये एक स्नाइपर राइफल थी जो जदीद राइफल है जो कमांडोज इस्तेमाल करते हैं, फौजी कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लिखते हैं मुतीउल्लाह जान साहब जो है उनको अगवा कर लिया गया क्योंकि वो इस मामले पे लाशों की तहकीकात कर रहे थे और वो जान रहे थे। एक और साहब उनको भी अगवा कर लिया गया। फिर मुतीउल्लाह जान साहब जब वापस आए तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए उन्होंने उन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा जी ये मज़ाइका खेल हैं। साकिब बशीर साहब का जिक्र है कि उनको 3 घंटे बाद रिहा कर दिया गया था और ये उन पर एलिगेशन लगाया गया कि जनाब ये मनशियात के ज़ेरे असर है, जो कि एक मज़ाइका खेल इल्ज़ाम है। PTI के मुताबिक कम से कम 14 अफराद हलाक और 200 के करीब जख्मी हैं। ताहम हकीकी तादाद का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि सैकड़ों मुजाहिरीन अपने अहल खाना के साथ लापता हैं।
अपने अहल खाना को नहीं मिल सके। इस बात का यकीन नहीं है कि आया वो मुर्दा है या जिंदा है। अलीमा खान ने कहा कि रैली के बाद इतने ज्यादा मुजाहिरीन की पकड़ दकड़ ने उलझन और परेशानी में इजाफा किया है क्योंकि लोग लापता हैं और हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है, या वो खुफिया हिरासत में हो सकते हैं। अच्छा, आखिरी जो जुमला है इसमें वो ये उन्होंने लिखा है कि खान ने कहा कि तुम इन्हें गोली कैसे मार सकते हो, हम किसी दुश्मन मुल्क में नहीं है। ये जनाब यहाँ पे ये खत्म हो जाती है खबर। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान ने वो जो नूरा कुश्ती थी वहां पर रियल फाइट छेड़ दी। ये जो रिंग के अंदर एक नूरा कुश्ती होती है WWF, वहां से मामला निकलकर MMA में आ गया, जहां पे असली खून गिरता है, असली चोट लगती है, असली जख्म होते हैं और वहां पे सही मार भी पड़ती है। कोई भी वार आपको ढेर कर सकता है। तो क्योंकि जब रियल फाइट शुरू होती है ना तो फिर ये चीजें चुपती हैं। अब वो जो शायरी 2019 में 2020 में हुई है उसके ऊपर शायर को आज टाइट किया जा रहा है, उस दौर में नहीं किया गया। नूरा कुश्ती थी ना, आज टाइट किया जा रहा है क्योंकि आज नूरा कुश्ती नहीं है। इसको आप समझिए कि अगर कोई आदमी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर इस मुल्क में सीरियसली चला तो वो इमरान खान है, क्योंकि इंपैक्ट अब आया ना। सोशल मीडिया वाले उठा लो, ये बंदा उठा लो, जो बोले उसको उठा लो। ऐसा पहले तो नहीं हुआ। पहले ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इंपैक्ट आता ही नहीं था, जाली लड़ाइयां होती थी। थोड़ा तू मैंने बुरा कह ले, थोड़ा मैं तुझे बुरा कह लूंगा, तेरा बयानिया भी बन जाएगा, तेरा थोड़ी बात भी बन जाएगी तेरी थोड़ी सी। तो पहले इस तरह मामला चलता था, अब वैसे मामला चलता नहीं है। अब 2 शेर और आ गए जी मार्केट में, और 24 घंटों के अंदर मैं तो जनाब उसको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, उस दिमाग को, साइंसदान को, जिसने अफकार अलवी साहब का ये बयान अलवी लिखवाकर 24 घंटे के अंदर उन्हें पूरे पाकिस्तान का हीरो बना दिया। यानी मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं कि अफकार अलवी को मैं तो जानता था और बहुत सारे लोग जानते थे, हमें पता था एक शायर है यार, बहुत अच्छा लिखता है, इनकलाबी शायर है। कभी आप उसको से इत्तेफाक हो सकता है, कभी इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन इनकलाबी शायर, साफ वो आदमी है, हक वो आदमी है, वो जो बात करता है साफ बात करता है, बड़े सादा अंदाज में अपनी शायरी लोगों को समझा देता है। लेकिन मामला यह है कि बेशतर पाकिस्तानी उसे नहीं जानते थे, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, पूरे पाकिस्तान का हीरो है वो इसलिए कि एक ठप्पा चाहिए था उसको बयान अलवी का, वो ठप्पा लग गया। और जिस साइंसदान ने ये काम किया ना वो शाबाश का मुस्तहिक है कि 24 घंटे के अंदर एक नया हीरो तैयार किया। बहरहाल 2 शेर आए, उनसे लोग मंसूब कर रहे हैं, एक अकाउंट है, गालिबन उन्हीं का अकाउंट होगा, लेकिन मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन शेर बड़े मजेदार है। एक ये कि करने को तो कुछ भी कर ले जज्बे आ जाते हैं, करने को तो कुछ भी कर ले जज्बे आ जाते हैं, पर जब घर को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। यानी घर वालों का दुख जो है ना वो जरा मुश्किल में डाल देता है आदमी को। बात तो ठीक है। फिर एक और उन्होंने कहा कि एक तनासुब से हमें अपनी जलालत से डरा, या डराना है देखो एक लिमिट में रहकर डराओ, इससे ज्यादा ना डराओ। कहते हैं जी एक तनासुब से हमें अपनी जलालत से डरा, खौफ बढ़ जाए तो फिर खौफ नहीं रहता। ये जनाब उनसे मंसूब 2 मजीद शेर आए थे। जुनैद अकबर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की है, मेंबर कौमी असेंबली फैसल वाडा साहब को, क्योंकि फैसल वाडा ने कहा जी इमरान खान साहब ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक दे दें। जुनैद अकबर ने कहा कि अगर फैसल वाडा की जान खतरे में हो तो क्या वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी को तलाक दे देगा? एक सवाल किया उन्होंने, सादा। तो ये इस सवाल के अंदर फैसल वाडा साहब को सारा जवाब मिल जाना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि हम किस लेवल पे पहुंच गए। यानी पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और एटमी मुल्क की तरजीहात इस वक्त क्या है? निकाह, तलाक, इद्दत, ये पहुंच गया पाकिस्तान। यानी ये लेवल है पाकिस्तान का। एटमी मुल्क है, 7वां एटमी मुल्क। दुनिया के 200 पता नहीं कितने मुल्क हैं, उनके अंदर से सिर्फ 7 मुल्क हैं जो एटमी पावर पहले बने, 7वां पाकिस्तान है। दुनिया की बड़ी आबादी है, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ आवाम इसमें रहते हैं और एटमी ताकत है। कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एटमी ताकत का पूरा इन्हिसार इस बात के ऊपर चल रहा है, पूरा जोर इस बात पे लग रहा है इसका निकाह ठीक नहीं है, इसने इद्दत में निकाह किया, इसकी तलाक करवा दो। बेटे मुंह ऐसी सोच के ऊपर ऐसे थोड़ी मुल्क आगे बढ़ेगा यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्या बचकाना हरकतें कर रहे हैं आप, ये तो जेब ही नहीं देता किसी को। 3rd क्लास खानदान के अंदर भी लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते जो एक मुल्क के अंदर फैसला साज कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।